चलिए एनसीईआरटी निकाल लो। अरे लास्ट में बस लास्ट एनसीईआरटी निकाल लो। छोटा सा टॉपिक है, सब जने आ गए? एनसीईआरटी निकाल लो सब जने। कितने लोगों के लास्ट ईयर मेंस में सवाल आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? 4 जने, 5। ओके, इस बार भी आएगा गारंटी के साथ में। तो अभी जैसे क्लास के अंदर टोटल बच्चे जो बैठे हैं लमसम अराउंड 35 ऑड स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर एयर। तो ये मान लो 5 या 6 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल आएगा ही आएगा। अब वो 5 या 6 कौन होंगे डिपेंड्स। अगर सवाल आएगा तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इजी होता है। तो किसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आएगा, किसी के एनपीएन ट्रांजिस्टर का आएगा। तो जिसके एनपीएन ट्रांजिस्टर का आएगा वो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सवाल टेढ़ा नहीं होगा होपफुली। लॉजिक गेट्स का सवाल आएगा, इजीली हो जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से सवाल आएगा, इजीली हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन होगी। इधर तो कैलकुलेशन भी नहीं होती है, बस जो बात होती है वो ध्यान रखनी होती है। जैसे कुछ चीज़ें याद करनी होगी आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लास्ट चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें आपने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें आपने क्या सीखा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में आपके आया मैग्नेटिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ लिया था। तो अब तो कोई नहीं बाकी है, सब आ गए पक्का हैं? अच्छा, एक जना बाकी है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आया मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट था? कैन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर येस और नो। क्या क्वेश्चन है? ये इस क्लास का नहीं है? अच्छा, हाथ धोने गया होगा टिफिन रख के। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? कैन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड? येस और नो। कौन सी फील्ड होती है वो? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ या ना? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर क्या होता है? क्लोज लूप बनाती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है। ये आप लोगों ने याद किया था, हाँ या ना? तब दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आया था कि भाई ऐसे कैसे, हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया गया है कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप बनाती है और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसकी वजह से पैदा हुई है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हुई है। तो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है और जो ओरिजिनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम नहीं होती है। ठीक बात है, दोनों आपने याद कर ली। पहले जो थी वो कैसी थी? पॉजिटिव से सारी की सारी लाइनें निकलती है, यहाँ पर गोल गोल घूम रही होती है, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड सो ऑन। तो वैसा ही एक सवाल और आया लोगों के दिमाग में, कैन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? क्या क्वेश्चन आया? कैन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? इसका आंसर भी क्या आया? यस। ये आंसर किसने दिया था? मैक्सवेल ने। इसीलिए मैक्सवेल के नाम पे मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डिफाइन की जाती है। कौन कौन सी 4 इक्वेशन होती है मैक्सवेल के नाम के अंदर? गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म,
फैराडे लॉ और चौथी इक्वेशन जो होती है वो एम्पियर मैक्सवेल लॉ होता है। एम्पियर और मैक्सवेल की कंबाइन इक्वेशन होती है, बिकॉज एम्पियर वाज पार्शियली करेक्ट, जैसे न्यूटन वाज पार्शियली करेक्ट अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ही वाज नॉट इनकरेक्ट, ही वाज पार्शियली करेक्ट। तो उसका जो कंप्लीटनेस आया वो कब आया? आफ्टर YDSC एंड आफ्टर मैक्सवेल्स फाइंडिंग्स दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब आपस में कनेक्टेड है, ये सब पैरेलल यूनिवर्स है, एक साथ बढ़े जा रहे हैं। कोई 4 साइंटिस्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स की फाइंडिंग में लगे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फाइंडिंग में लगे हुए हैं। जिसने पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर इसने बोला कि अच्छा ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं, जो साइंटिस्ट लाइट का वेव नेचर बोल रहे थे वो भी पिक्चर में आ गए कि देखो मैंने तो पहले ही बोला था। और इस तरीके से साइंस डेवलप होती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सारी कंट्रीज एटम बॉम्ब बनाने की रेस में थे। सबसे पहले किसने बनाया? तो वो जीत गए, खत्म बात। हिरोशिमा नागासाकी, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। और वहीं अगर अपोजिट वे होता तो वो लीड कर लेते, दैट्स इट। वैसे ही यहाँ पर चल रहे थे, सब जने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। बहुत पहले हाइगीन ने, आप लोग के वेव ऑप्टिक्स चल रहा है ना अभी, तो हाइगीन खत्म हो गया। हाइगीन वेव थ्योरी सबसे पहले ही बता दिया था, हाइगीन वेव थ्योरी। तो हाइगीन क्या क्या बात नहीं बता पाया था? बैक वेव के बारे में नहीं बता पाया था, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। YDSC ने भी एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि लाइट इंटरफेरेंस दिखा रही है, देखो लाइट का वेव नेचर भी होता है। लेकिन न्यूटन साहब ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो न्यूटन साहब की बात को गलत बोलना एक अपराध हुआ करता था उस जमाने में, बट आखिरकार न्यूटन वॉज पार्शियली करेक्ट। तो सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कहानी सीख रहे थे। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड डन, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डन। कैन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड? यस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल क्या आया? कैन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? आंसर विल बी यस। उसका एक्सप्लेनेशन जो आया वो एक्सप्लेनेशन आया मैक्सवेल के द्वारा, जिसने डिस्प्लेसमेंट करंट नामक टॉपिक की रचना करी। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो इधर ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कोई कुछ जानता है? एनीथिंग, एनीवन? चलो कोई नहीं। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? मेरे दिमाग में सवाल तो कौन सा है? कैन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? ये हमारे दिमाग में सवाल है। तो पहले टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देखते हैं, हाँ या ना, उसके बाद में उसका इफेक्ट देखेंगे। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो कैपेसिटर है इसमें से ये जो चार्ज आ रहा है ये समय के साथ में इंक्रीज हो रहा है। दिस करंट कमिंग टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गेटिंग इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बताओ मेरे को, पहले कुछ DQ आ रहे होंगे, बाद में और कुछ ज्यादा DQ आ रहे होंगे, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके ऊपर जो चार्ज है वो समय के साथ में बढ़ रहा है? हाँ या ना? इसके ऊपर आने वाले चार्जेस जो है वो समय के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर चार्जेस बढ़ रहे हैं तो बताओ मेरे को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो समय के साथ में बदल रही है? हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दी है, अब उसकी वजह से क्या होगा मेरे को वो जानना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप बनाया। कैसा? मटके के जैसा। एम्पेरियन लूप क्या होता है? देखो ध्यान से, एम्पेरियन लूप एक ओपन लूप होता है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे ये तो ओपन नहीं है, नहीं ये ओपन ही है। देखो ध्यान से देखो, ये तार इधर जा रहा है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है। तो यहां से मैंने लूप बनाया, एक धागा लिया, धागा को मैंने यहां से लेके यहां तक पलटा, फिर इस धागे को मैंने यहां से लेके यहां पर लेके आ गया, तो ये एक एम्पेरियन लूप बन गया, हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि हर बार एम्पेरियन लूप ऐसे ही बनाना है, आप एम्पेरियन लूप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन वो होता तो ओपन स्ट्रक्चर है। तो यहां पर मैंने जो एम्पेरियन लूप बनाया उसके अंदर एक सर्कल ये है और एक और सर्कल ये है जो पूरा कंप्लीट नहीं है। बात समझ आई, हाँ या ना? तो इस एम्पेरियन लूप से करंट जाता हुआ तो दिख रहा है लेकिन बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में हवा है। इस एम्पेरियन लूप से करंट जाता हुआ तो दिख रहा है लेकिन करंट वापस बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बताओ एम्पेयर लॉ के अनुसार इक्वेशन क्या होती है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। यस और नो? करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। तो अगर मैं यहां पर P डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई की बात करूं तो आप RHS को क्या बोलोगे? जीरो। RHS को जीरो बोलोगे, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि करंट तो कोई आ ही नहीं रहा है।
तो RHS तो जीरो हो गया, लेकिन यहां पर मैंने इस पॉइंट पर देखा मैग्नेटिक फील्ड है, मैं एक कंपास को लेके गया, उसमें मेरे को डिफ्लेक्शन नजर आया, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है, क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक कंपास है उसके अंदर मेरे को डिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। यहां पर भी मैं एक कंपास को लेके आया, उसमें भी डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, हाँ, मतलब LHS तो गारंटी के साथ में नॉन जीरो है, क्यों? क्योंकि लूप की लेंथ हो गई DL, ये तो जीरो नहीं है, मैंने लूप लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड भी वो कंपास के डिफ्लेक्शन की वजह से जीरो नहीं है, तो RHS जीरो कैसे हो सकता है? मतलब ये तो इनकम्प्लीट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी, यस और नो? कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है? कैन अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? तो यहाँ पर क्या बोला गया, मैक्सवेल ने बोला यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है? कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, उसकी वजह से एक करंट है, वो करंट यहाँ पर हवा के अंदर है, यहाँ पे करंट एक हवा के अंदर है, वो करंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो किसकी वजह से आया है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ या ना? तो यहाँ पर ये जो करंट लिख रहे हैं ना अपन, ये एम्पियर साहब बोल के गए थे, ये करंट सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट होता है जो एक तार में होता है, लेकिन यहाँ पर एक और करंट है पिक्चर के अंदर, वो करंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। उसकी वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? यहाँ पर इस रीजन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? या मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, हाँ या ना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई, यस और नो? सिग्मा किसके बराबर होगा? Q अपॉन A, तो ये इतना हो गया, हाँ या ना? क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है समय के साथ में? हाँ। फ्लक्स क्या है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। पहले कुछ फील्ड लाइंस है, अब थोड़े समय बाद में और चार्ज आ गया तो फील्ड लाइंस और इंक्रीज हो गई, तो व्हाट इज डी फाई बाय डी टी? दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और यहां पर आ गया एक एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो ये क्या है डी क्यू अपॉन डी टी? दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ मेरे को पता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, यस। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर इस एम्पियर की इक्वेशन को कंप्लीट किसने किया? मैक्सवेल ने। क्या बोला? म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। अभी ये इक्वेशन करेक्ट है। पहले तो RHS जीरो हो रहा था, पहले तो RHS जीरो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ID आ गया। बोले तो यहाँ से कुछ करंट आया और यहाँ से पास होने वाला करंट कौन सा है? ID। तो यहाँ पर LHS भी नॉन जीरो, RHS भी नॉन जीरो, हेंस द इक्वेशन इज कंप्लीट। तो एम्पियर ने क्या बोला था? एम्पियर ने बात बोली थी जो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए लागू होती है। म्यू नॉट इंटू आई सी, ये कौन सा करंट है? कंडक्शन करंट। लेकिन जब मैंने ऐसा पिक्चर देखा, वहां पर एम्पियर की बात अधूरी थी, उसको कंप्लीट किसने किया? मैक्सवेल ने। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। बात समझ आई? एंड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। बात समझ आई? यस और नो? अब देखो अपनी एनसीईआरटी खोलो, सेकेंड पेज पे जाओ और एक पन्ना पलटो। ये देखो आपको यहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशन दिखेगी 4। तो पहली कौन सी है? गॉस लॉ। फिर दूसरी कौन सी है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तीसरी कौन सी है? फैराडेज लॉ। एंड लास्ट इज व्हाट? एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो भाई मैक्सवेल ने ऐसा क्या बड़ी बात कर ली कि उसके नाम के नीचे 4 इक्वेशन आ रही है? बिकॉज मैक्सवेल ने वो जो आखिरी कड़ी थी ना, आखिरी चाबी की इंपॉर्टेंस हमेशा ही होगी। कोई ताला अगर आपको खोलना है तो लास्ट वाली चाबी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सारा क्रेडिट उसी को ही मिलेगा, है कि नहीं? हाँ या ना? चाहे से गौतम गंभीर ने 97 रन्स बनाए थे, लेकिन छक्का तो धोनी वाला ही याद रहता है। हाँ या ना? रिलेट कर पा रहे हो या नहीं रिलेट कर पा रहे हो? 2011 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, फाइनल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, 274 का टोटल था। गौतम गंभीर वॉज द वन जिसने 97 बनाए थे। ऑल्दो वो आउट होता था तो भी चेज कर लेते हम, बट स्टिल धोनी का छक्का याद रहता है। तो यहाँ पर मैक्सवेल कौन है? धोनी। समझ गए? उसने लास्ट इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली। दैट इज वाई कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कम्स अंडर द नेम ऑफ मैक्सवेल। अब एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी अपनी एनसीईआरटी से पढ़ोगे। पेज नंबर दिखाओ तो एनसीईआरटी एक, पेज नंबर 270, पेज नंबर 270 और 271 पे जो राइट में पैराग्राफ है वहां पर देखो,
On applying ampere circuital law to such surface with the same perimeter, we find the left hand has not changed but right hand is zero. Not mu not I. तो ambiguity आई जो मैंने बोला था आपको कि LHS तो नॉन जीरो है बट RHS जीरो है, ये कैसे? तो उसको कंप्लीट किसने किया? डिस्प्लेसमेंट करंट ने। रीड कर लो। अब यहां पर दिमाग में ये सवाल आता है कि ये कैसा करंट है? भाई बचपन से हमको तो क्या सिखाया गया है, तार में करंट होता है, तार में करंट होता है, तार में करंट होता है, तो हम बोलते हैं ये कैसा करंट है कि नहीं, है ना? दिमाग में तो बात आती है, बस होता है। अगर बचपन से आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाई होती है और फिर आपको बोलते कि नहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी होती है जो सर्कुलर लूप बनाती है, तो आपने ऑब्जॉर्व किया ना, एक्सेप्ट किया ना, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। दिस इज व्हाट सिस्टम लुक्स लाइक। समझ गए? पढ़ लो एनसीईआरटी, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद कर लो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। हाँ, बहुत छोटे से टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करता है। जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, खेल खत्म। फिर इक्वेशन में LHS भी जीरो हो जाएगा, RHS भी जीरो हो जाएगा, कंडक्शन करंट भी जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, उसके बाद में कैपेसिटर तो पूरा चार्ज हो चुका है, अब यहाँ पर इकट्ठ जगह बची नहीं है चार्ज आने की, तो बस कंडक्शन करंट भी जीरो। और क्योंकि यहाँ पर और कोई नया चार्ज नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन सा करंट है? जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। यस, मिटा सकता हूं। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। हाँ बोलो। RHS जीरो कैसे हुआ? भाई करंट कोई निकलता हुआ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। लूप में से अगर कोई करंट निकलता हुआ दिखेगा तो मैं यहां पर बोल दूंगा कि भाई इस लूप से इतना करंट निकल रहा है। मिटा दूं? तो देखो यहां पर कंसेप्ट क्या आया, फाइनली कंसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। कितने लोगों ने ये लाइन सुनी है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबने ही सुनी है, हाँ या ना? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से आते हैं तो यहां पर जो
डी क्यू है वो हर बार सेम ही आ रहा था, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, लेकिन यहाँ पर अगर वो एक्सेलरेशन के साथ आए तो पहले 2 आए फिर 4 आए फिर 10 आए फिर 25 आए, तो यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही तो है, हाँ या ना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही समय के साथ में वेरी कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और ये वाली कहानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में कंटिन्यूअसली चले जा रही है। सारी एनर्जी क्या हमेशा एक के पास में नहीं हो सकता है, कभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में, कभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पास में हो सकता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में ज्यादा, बट टोटल एनर्जी विल बी hc/λ, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ लैम्डा है उसके साथ में एसोसिएटेड होगी। बात समझ आई, हाँ या ना? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, produced by accelerated charge particles, and it has got associated both fields, electric field and magnetic field, with them, such that wave propagation, electric field, magnetic field, इन तीनों का डायरेक्शन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव प्रोपोगेशन, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है क्या, कि E क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। क्वेश्चन आए, एक ही टाइप का क्वेश्चन 4 बार आया है, 5 बार आया, क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके साथ में एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी हो सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी होती है। आप 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा, तो क्या वही आंसर होगा? नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप आया और वेव राइट की तरफ जा रही है तो करेक्ट होगा। अगर वो माइनस आई कैप दे देगा तो वो वेव लेफ्ट की तरफ जाती हुई होगी, तो उसकी इक्वेशन अलग होगी। बात समझ में आ रही है? अभी देखो लिखवा देता हूं सब चीजें, ये तो मिटा दूं। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कर रहा हूं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ जी, आईसी वही करंट है ना जो कैपेसिटर से, आईसी वही करंट है जो कंडक्टर के अंदर है, और आईडी वो करंट है जो कंडक्टर के अंदर नहीं है बट फिर भी एग्जिस्ट करता है, बट हमको मालूम नहीं था आज तक, आज मालूम पड़ा है। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। It has associated electric field and magnetic field with it, such that wave propagation, electric field, magnetic field all are mutually perpendicular. Direction of wave propagation, direction of electric field, direction of magnetic field, all three are mutually perpendicular, and E cross B gives the direction of wave propagation. एसी चला दूं अगर किसी को तकलीफ नहीं होती? दोनों? वो काफी नहीं होगा?
ओके ठीक है, चलो ये कॉपी कर लिया। ये दो बातें, मतलब E डॉट बी 0 होगा, हाँ, लेकिन E क्रॉस बी वेव प्रोपोगेशन देगा, हाँ। चलो अब वेव को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब कुछ मिटा दूं या कुछ लिख रहे हो? ये दो बातें याद रख लेना बस। 50% चांस तो ये है कि सवाल यहीं से ही सही हो जाएगा। वेव किस तरफ जा रही है? एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर वेव का प्रोपोगेशन दिया हुआ है आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप भी हो सकता है, माइनस जे कैप भी हो सकता है, के कैप भी हो सकता है, माइनस के कैप भी हो सकता है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये के कैप भी हो सकता है, माइनस के कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई है यहाँ पे, हाँ या ना, कि भाई मेरे को ये पता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो आई के परपेंडिकुलर जे भी है, के भी है। कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, देखो ध्यान से। इधर वेव किस तरफ जा रही है? राइट की तरफ। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर ध्यान दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के आई होता है। तो E क्रॉस बी क्या हो जाएगा? वेव प्रोपोगेशन। तो मैं कौन सी पॉसिबिलिटी लेऊंगा? ये वाली। अब किसी ने बोला कि नहीं, माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, ये भी तो आई कैप होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जे कैप है तो ये माइनस के कैप हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उसके अंदर या तो ये होगा या फिर ये होगा। जे और माइनस के और माइनस जे, वो गलत हो जाएंगे। के जे माइनस के माइनस जे, ये सब गलत हो गए। जो सही चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वाई के डायरेक्शन में। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाई के अलोंग कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जेड के अलोंग कौन सी हो जाएगी? तो ये वाली कौन सी हो गई है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं? ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये के एक्स माइनस ओमेगा टी देख के ये समझ आ रहा है कि वेव कहां जा रही है? प्लस एक्स में जा रही है। और बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? जे कैप। और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा? के कैप। अब आप बोलोगे साइन फंक्शन है, नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर माइनस जे कैप दे देगा। साइन फंक्शन है, जब ये माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस दे देगा। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो यहाँ पर देखो, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जब ये माइनस जे के अलोंग गया तो ये माइनस के के अलोंग गया। और इस तरीके से ये एनर्जी एक साथ चलती रहेगी। समझ गए या नहीं समझे? हाँ या ना? तो यहाँ पर ये जो ई नॉट और ये बी नॉट है, इनके साथ में एसोसिएटेड एक और फॉर्मूला होता है। क्या? ई नॉट बराबर सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। क्या है भाई ये? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में एसोसिएटेड फॉर्मूला एक और क्या होता है? E बराबर सी बी। ई इसका पीक, बी इसका। अब क्या आप बोलोगे क्या सिर्फ पीक के ऊपर ही वैलिड होता है? नहीं, जनरल पे भी वैलिड होगा। तो मैं जनरल लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? पक्की बात? कॉपी कर लो ये वाला। इसका डेरिवेशन नहीं है अपने सिलेबस में, बट फॉर्मूला है। E बराबर सी बी।
हाँ क्या, सी क्या है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, और क्या है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी में ये जो पिक्चर बनी हुई है दिख रही है, यही वाली पिक्चर मैंने बनाई है, पेज नंबर 275 पे, पेज नंबर 275 पे नीचे नीचे जो वेव बनी हुई है ई और बी की, और देखो यहाँ पर एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है ना, ये रही, यहाँ देखो मिल गई। और उसके अलावा E = CB वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ ये रहा, E0 = C टाइम्स ऑफ V0, दिख गया है नहीं दिखा, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूं ना, बट मेरे को जगह चाहिए उसके लिए। एक और फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर ध्यान दो, C = 1/√μ0ε0। और एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/μ किसी मीडियम में 1/√μ0μr ε0 ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप उसको n से भी लिख सकते हो, म्यू से भी लिख सकते हो। समझ गए या नहीं समझे? इस फॉर्मूले का और उस फॉर्मूले का डायमेंशन वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत यूज आता है। अच्छा उसको स्विंग कर दूं उधर, किधर, उधर किधर, अच्छा आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है अभी। हाँ तो ये देखो ध्यान से, मीडियम बदलता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, C/μ, तो मीडियम का रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एक परमिएबिलिटी होता है और एक परमिटिविटी होता है, याद है ना, जहां एप्सिलॉन आता है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, और ये क्या होता है, μr मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + ससेप्टिबिलिटी, याद है या भूल गए? और ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की बहुत छोटी और नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक की बहुत छोटी और पॉजिटिव। और ये जो एप्सिलॉन r होता है वो क्या होता है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो E×B gives me wave propagation, E.B तो 0 होगा ही होगा। हाँ जी, K ये बाहर की तरफ, Z ये बाहर की तरफ है। हाँ देखो ना, यहां पर ये Z एक्सिस बनाई है और उसके पैरेलल ये बाहर की तरफ। डन। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से एक चीज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ाने की बात करें तो ज्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है, पता थोड़ी ना सवाल कहां से आएगा। यू कैन प्रिपेयर फॉर द 99% थिंग्स, और वो जो 1% की अनसर्टेनिटी है उसके बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखो E = E0 और ये साइन का फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी भी वेरी कर रही होगी। वो एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी डेंसिटी ये हो जाएगी 12 ε0E²। हाँ या ना, ये चीज समझ आई या नहीं आई? और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में
b²/2 म्यू नॉट, यस और नो। अगर मेरे को टोटल एनर्जी की बात करनी होगी तो दिस प्लस दिस, यस और नो। ये यहाँ तक भी ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर फंक्शन की कितनी होती है, साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आप लोग के एसी हो गया है साइन स्क्वायर की है हाफ होती है, एग्जैक्टली कैसे आती है हाफ, हाँ है अच्छा कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है तो 0 + 1/2, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t/t 1/2 आएगी वो वैल्यू। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैं नहीं बता रहा, cos 2 थीटा का यूज करके करते हैं, ठीक है ना, बता दिया। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है, अगर आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एवरेज वैल्यू कितनी है, तो आप यूं बोलोगे एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर की ये होती है, हाँ या ना। ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितनी होगी एवरेज वैल्यू एसोसिएटेड, b0² / 4 म्यू नॉट। यहां तक बात समझ में आती है नहीं आती है, हाँ या ना। क्या ये दोनों बराबर है, यस। क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता है कि E0 = C टाइम्स ऑफ B0। अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने E0 की जगह क्या लिख दिया, C टाइम्स ऑफ B0। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट C² B0²। अब C² को मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर C² रखूंगा 1/, तो ये वाली वैल्यू में म्यू नॉट से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, नीचे म्यू नॉट रह जाएगा जो इसके बराबर है। बात समझ आई, हाँ या ना। मतलब ये दोनों की एवरेज वैल्यू सेम है, हाँ या ना। मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज वैल्यू, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एवरेज एसोसिएटेड विद। और अगर टोटल की बात करूंगा मैं, समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना। दोनों को ऐड कर दो, दोनों सेम ही है, तो 1/4 + 1/4 1/2 हो गई। और ऐसे सोचो ना कि एक पॉइंट ऐसा है जब सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 का होल स्क्वायर। और एक समय ऐसा आ रहा है जब सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई, हाँ या ना। तो ये सारे एनर्जी के फंडे दिमाग में बैठे या नहीं बैठे, क्या नहीं बैठा। मैंने क्या बोला अभी स्टार्टिंग से, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, E0 sin ωt माइनस kx sin kx माइनस ωt, हाँ या ना। आप लोग के वेव्स हुआ या नहीं हुआ है, वेव्स भी हो गया। तो आप ये बखूबी जानते हो कि अगर kx माइनस ωt है तो राइट की तरफ जा रही है वेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी भी वेरिएबल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग एनर्जी डेंसिटी, फाइन। अगर मेरे को एवरेज वैल्यू पूछनी है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² साइन स्क्वायर kx माइनस ωt। साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला 1/2, तो मैंने अगर एवरेज वैल्यू बात करनी है तो यहां पर मैंने हाफ लिख दिया। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी मैंने हाफ लिख दिया, तो ये दोनों आ गई। अब फिर मेरे को ये पता है कि E0 = C टाइम्स ऑफ B0 और C² = 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने इन दो चीजों का यूज करके देखा कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम है। मतलब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो टोटल एनर्जी कितनी है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के पास में, दोनों को ऐड कर दो, 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 1/2, और ये आ गया आंसर। अब बात समझ में आ गई, हाँ या ना। पक्का कॉपी कर लो। ये एनर्जी की बातें HCV में दे रखी है अच्छे से,
हाँ बोलो क्या बोल रहे टोटल एनर्जी का दोनों हाँ टोटल एनर्जी इज टोटल एनर्जी या तो ये बोल दो या ये बोल दो, लेकिन किसी भी टाइम पे क्या दोनों जीरो हो रही है नहीं, या कोई एक मैक्सिमम हो रही है नहीं। जब एक मैक्सिमम ले रही है तो अपनी ये दूसरी भी मैक्सिमम जा रही है इधर की तरफ। तो टोटल एनर्जी इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और दोनों का सम या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। इट इज लाइक कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ के ए स्क्वायर। याद करो टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। स्प्रिंग में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए का, तो स्प्रिंग की एनर्जी टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। अब किसी इंस्टेंट पर मैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ के ए स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो यहां पर भी वही किया है मैंने। यहां तक सब कुछ कॉपी कर लिया, तो अपने एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं वो लगाएंगे। कौन सा आ रहा है सॉल्व एग्जांपल? लाइन से दे रखे हैं आगे सॉल्व एग्जांपल। ये तो ये वाला नहीं, इसके आगे देखो लाइन से सॉल्व एग्जांपल। ये कौन सा है? ये वाले सारे, हाँ ये सब लगाना है आपको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही है ना, सारे लगा लो। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आसान है सारे सिवाय लास्ट वाले के। तो सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आएगा। सेकंड एग्जाम्पल सबसे हो गया, कुछ था ही नहीं उसमें। सेकंड में भी कुछ भी नहीं, थर्ड में भी कुछ भी नहीं। सेकंड और थर्ड तो बच्चों वाले हैं, फोर्थ भी इजी है, बट रेडिएशन प्रेशर याद कर लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पढ़ा था, याद है रेडिएशन प्रेशर, उसका यूज है। और क्या आप लोग को एक प्रीवियस ईयर करके शीट मिली हुई है ना, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अपन ने सॉल्व करी थी? उसमें स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 10 या 12 सवाल दे रखे हैं, तो वो कर लेना घर पे जाके। उसके अंदर 2 के आंसर्स गलत दे रखे हैं। अभी किसी के पास में वो है शीट? तो ठीक है, अभी बता दूंगा कौन सा। आप अभी पहले ये सारे 5 सवाल करो, उसके बाद में कर लेंगे। ये 5 सवाल कर लिए? हाँ वो करो, पहले वो करो। एग्जाम्पल नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th।
अगर सवाल आसान आएगा जेई में तो दूसरा तीसरा चौथा के जैसा होगा, अगर डिफिकल्ट आएगा तो पांचवे के जैसा होगा, बस ये मान लो आप। एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ या नहीं हुआ? रेडिएशन प्रेशर का कंसेप्ट का यूज किया है यहाँ पे, रेडिएशन प्रेशर का भी नहीं किया है इनफैक्ट, या किया है? कर लो पहले आप एक बार। फोर्थ क्वेश्चन करूं? दो तो एनसीईआरटी एक। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स। अब ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? इंटेंसिटी। कैसे पता पड़ा? यूनिट देखो 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर अपॉन एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी। तो यहां पर एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, falls on a non-reflecting surface। non-reflecting surface मतलब सब कुछ absorb कर लेगी, तो बताओ कितनी इंटेंसिटी उसने रिसीव करी है उस पूरे बल्ब ने? तो क्या मैं बोल सकता हूं वो हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, जो पावर है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 20 और दिस मच अमाउंट ऑफ power has been received, yes or no? 18 into 20 कितने टाइम तक? 30 मिनट तक। तो बताओ मेरे को 18 into 20 जूल पर सेकेंड, तो टोटल एनर्जी रिसीव्ड कितनी हो जाएगी? 18 into 20 into 30 मिनट्स। ये चीज समझ आई नहीं? हाँ या ना? तो यहां पर ये मिनट्स को अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा इंटू 60 करके, तो ये टोटल एनर्जी जूल में आ जाएगी। वॉट इंटू सेकेंड इज जूल। अब आगे क्या बोला हुआ है? तो बताओ मेरे को एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। तो बताओ मेरे को एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी। ये चीज पता है या नहीं पता है? ये फॉर्मूला सबको पता है भाई। एनर्जी क्या होता है?
एच सी अपॉन लेमडा, और एच अपॉन लेमडा किसके बराबर होता है, पी के बराबर। तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिसीव्ड, तो ई की वैल्यू पता है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी रिसीव डिवाइड बाय स्पीड की बात कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को मोमेंटम मिल जाएगा, और स्पीड कितनी है 3 × 10⁸, यस और नो। तो ये तो मोमेंटम आ गया है, और मोमेंटम अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, फोर्स। तो यहां पर मैं डिवाइडेड बाय टी भी कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, तो वो क्या आ जाएगा, फोर्स। तो ये 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स वैसे भी कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या है, 18 × 20/3 × 10⁸ न्यूटन। तो ये जो लाइट आ रही थी जिसकी इंटेंसिटी इतनी थी, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.2 × 10⁻⁶ न्यूटन। बात समझ आई है, नहीं आया, इजी, कॉपी कर लो। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर जो चीजें दे रखी है वहां से जहां तक पहुंचना है स्टेप बाय स्टेप उस फॉर्मूले को डिराइव किया है। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि फोर्स इक्वल टू IA/CT, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये इस तरीके से करके अगर अपन आंसर तक पहुंचेंगे तो एग्जाम में भी अगर मान लो कभी कुछ ऊटपटांग सवाल आएगा तो आप कोशिश करना डिराइव कर लोगे। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता है सच। जैसे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी अपन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है वो फॉर्मूला। कृपया करके 8.5 का सोल्यूशन मत देखना, 8.5 का सोल्यूशन मत देखना। ये मिटा दूं, नहीं आया, ये आ गया इजी। अगला क्वेश्चन हुआ किसी से समझ आ गया? क्वेश्चन तो समझ आ गया, करने की कोशिश करें। नाउ दो तो एनसीईआरटी। Calculate the electric and magnetic field produced by a radiation coming from a 100 watt का bulb at a distance 3 meter, assuming that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. Okay, लट्टू है, लट्टू को चालू किया, लाइट
निकली। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ। तो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूँ, तो बताओ मेरे को वहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, ये सवाल है आसान भाषा में। तो सबसे पहले तो बताओ मेरे को, जो लट्टू है वो 100 वाट का है, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2.5%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेट पावर और नेट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम दिस लट्टू इज 2.5% ऑफ 100, कितनी हुई, 2.5 वाट, हाँ या ना। तो जो भी इस लट्टू से पावर जा रही है सब डायरेक्शन में, वो आखिरकार है कितनी, 2.5 वाट है, हाँ या ना। अब बताओ मेरे को पावर, इंटेंसिटी और एरिया में क्या रिलेशन होता है, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, हाँ या ना। तो इंटेंसिटी बोले तो बताओ मेरे को, यहाँ से 3 मीटर दूर पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2.5 अपॉन 4πd²। ये चीज समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना, नहीं आया। एरिया क्या हो गया, स्फेयर। तो मतलब यहाँ से 3 मीटर पर इंटेंसिटी इतनी है, और क्या मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वाली आ जाएगी वैल्यू 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना, नहीं आया, पक्की बात। अब बताओ मेरे को, ये जो इंटेंसिटी है इसकी आधी मैग्नेटिक फील्ड का रूप होगी और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड का रूप होगी, हाँ या ना, ये बात समझ आई है। तो इंटेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान दो, मैं फॉर्मूला बनाने की आप कोशिश कर रहा हूं। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, हाँ या ना। मेरे को तो क्या निकालना है अब, मेरे को तो अब कैसे तैसे करके एनर्जी पिक्चर में लेके आनी है, और एनर्जी पिक्चर में लेके आनी है या फिर एनर्जी डेंसिटी पिक्चर में लेके आनी है, हाँ या ना। तो बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यस और नो। तो ये इंटेंसिटी को अगर मैं ये सेकंड को हटाना चाहता हूं और एक यहां पर मीटर ज्यादा लेके आना चाहता हूं, तो यहां पर अगर मैं मीटर और सेकंड लिख दूं, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने इंटेंसिटी को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, जूल पर वॉल्यूम। बोले तो एनर्जी डेंसिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ये चीज समझ आई या नहीं आई, हाँ या ना। और अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी लिखना चाहता हूं तो कौन सी वाली इंटेंसिटी लिखूंगा, ये वाली पूरी है, इसकी आधी, इसकी आधी। तो यहां पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 0.011 अपॉन सी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां पर 2 आ गया और यहां पर एप्सिलॉन नॉट आ गया और इस पूरे का अंडर रूट, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड आ गई, हाँ या ना। ये चीज समझ आई या नहीं आई। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू मैं सॉल्व करके देखूंगा, आएगी 2.9। तो ये बताओ मेरे को, ये कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आरएमएस होगी। तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पीक आ जाएगी, हाँ या ना। यहाँ पर तो मैंने क्या बोला है कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर ई आरएमएस आया है, तो आपको ई नॉट निकालना है। तो ई नॉट कैसे निकालोगे, ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2। तो √2 से मल्टीप्लाई करके तो जो ई आर एम एस की वैल्यू आ जाए, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 4.07। अब एक काम करो सब जने, अपनी एनसीईआरटी खोल के देख लो, यहाँ पर ये I/2 इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो I/2 बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। तो ये I/2 तो ये हो गया, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी ये हो गया। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यहाँ से आया। बात समझ आई या नहीं आई, समझ गए पक्का। इस तरीके से अपन फॉर्मूले को डिराइव कर चुके हैं कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी है, मेरे को इंटेंसिटी को एनर्जी डेंसिटी से लिंक करना है। तो इंटेंसिटी की यूनिट देखी मैंने, अगर 1 मीटर पर सेकेंड आ गया तो नीचे मीटर क्यूब हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो I/C इज एनर्जी डेंसिटी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी कर लेंगे अपन,
0.011 अपॉन सी इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बी आ जाएगी, वहीं से बी RMS आ जाएगी। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। बात समझ आई या नहीं? कॉपी कर लो। इसके आगे क्या है? स्पेक्ट्रम है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टोटल रटने वाला पोर्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टोटल रटने वाला पोर्शन है। बताओ कितने लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है? सुना दो। हाँ हाँ बताओ कैसे क्या याद है, बताओ। हैं? हाँ चलेगा, कोई नहीं, जैसे भी है। कोई नया तरीका मिलेगा तो अच्छा लगेगा, तो आप लोग सब याद कर लेना। क्या बोल रहे हो? नहीं रुक जाओ ना, पहले वो उसका सुनने दो। हाँ RMI VU है XYC। आपने इसको क्या बोला? रमी वुक्सी। ठीक है, उससे इजी क्या है? हैं? कैसे? गड्डी XUV इन माय, ये ज्यादा अच्छा है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। वेरी नाइस। ऊपर वाला रिजेक्टेड। ज्यादा अच्छा है भाई। XUV कार होती है कौन सी? गड्डी। XUV इन माय रेंज। उम्मीद करता हूं सबकी कमाई इतनी हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक बात है। अब जेई में एक बार सवाल ऐसे आया हुआ है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है? माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है? तो वहां पे माइक्रोवेव दे रखा है आपको, देखो ध्यान से। स्पेक्ट्रम में एक सबसे पहला माइक्रोवेव ही है, उसमें आपको मिलेगी कुछ पानी की कुछ रोटेशनल एनर्जी या कुछ एनर्जी का लेन देन हो जाता है। याद करना है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, समझे? ऐसे ही आप आगे जाके देखोगे तो आपको राइट साइड के अंदर एक पन्ना पलटो, एक ये बड़ी सारी टेबल दिखेगी, टेबल नंबर 8.1 दिखिए। टेबल नंबर 8.1 में क्या है कि कौन सा माइक्रोवेव किस पर्टिकुलर डिवाइस से प्रोड्यूस होती है, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो कुछ भारी भारी नाम है। दिखे या नहीं दिखे? ये वो 1% है जहां अनसर्टेनिटी होती है। ये सवाल यहां से आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। और अगर चाहो तो इसको याद कर सकते हो, बट नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि ये टेबल याद करो। और ये सब जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं, एक्सरेज के, माइक्रोवेव के, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, बहुत सारे पैराग्राफ्स में बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है ना? अब यहां से सवाल आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, बट अगर सवाल आएगा तो प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन फिर भी अगर आ गया, यू कांट डू मच। इससे बढ़िया आई वुड रिकमेंड कि ये जो 2 पन्ने हैं, इन 2 पन्नों को एक बार रीड कर लेना, घर पे जाके थोड़ा बहुत अंडरलाइन कर लेना, 2 एक बार रीड कर लेना। क्या पता पेपर में सवाल आया, आपकी किस्मत हो, आपने पढ़ा हुआ था, आपको याद आ गई चीज़, सही करके आ जाओ, बट कोई गारंटी नहीं। जैसे आज से 4 साल पहले कलर कोडिंग नहीं पढ़ाते थे यहाँ, एक कलर कोडिंग कहाँ आती है? उस साल आ गई, उसके बाद से हर साल आ रही है रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग। अब आती है सबको कलर कोडिंग। उसके बाद से वो जैसे यहाँ पर ये गड्डी XUV इन माई रेंज आया, वैसे ही वहाँ पे वो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ये आया है ना?
है? 1 मिनट, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस कितने लोगों को मालूम है? ठीक है, कहां पर है पता है? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी पता है? आपके सामने है। रेजिस्टेंस खोलना, कलर कोडिंग नामक चैप्टर आएगा, वहां पर ब्लैक के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना, ब्लैक के ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना, वो पढ़ोगे अपने आप आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो पूछ लेना, आके बता दूंगा कैसे देखते हैं कलर कोडिंग। लेकिन कलर कोडिंग के भी सवाल आते हैं, वैसे यहाँ पर ये एक्सरे और इन सब से भी सवाल आ सकते हैं। अब व्हाट आई वांट, अब वो मेरे को शीट दो एक बार, क्या कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल हैं। तो आप चाहो तो शीट के 10 या 12 सवाल घर पे जाके अटेम्प्ट करोगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि उसमें जो आंसर गलत है, दो तो मेरे को एक वो प्रीवियस ईयर नामक एक शीट होगी। ओहो, कोई नहीं मिल रही तो मैं आपको बता देता हूं। कोई एक 6th या 7th क्वेश्चन ऐसा है, अरे मिल गई तो दो ना बेटा। इसका जो 5th क्वेश्चन है उसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं आता है, इसलिए वहां पर स्टार मार्क कर रखा है। ठीक है, जो 5th क्वेश्चन है उसका एक भी आंसर करेक्ट नहीं आता है, इसलिए स्टार मार्क कर रखा है। और एक और 9th क्वेश्चन का आंसर, नहीं सॉरी, 8th क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, वो चेंज कर लो। 8th क्वेश्चन का आंसर है kx इधर राइट की तरफ जा रहा है तो b इधर की तरफ है। 8th क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लो, मैं बता देता हूं क्या है। ए, 8th क्वेश्चन का आंसर ए आगरा कर लो, पीछे दे दे। 8th क्वेश्चन का आंसर ए आगरा कर लो, वो गलत दे रखा है, बस बाकी सब कुछ सही है। ठीक है ना? तो घर पे जाके आपको करना क्या है, एक बार तो एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्टिंग से लेके आखिर तक 1.5 घंटा लगता है, अगर तरीके से पढ़ते हो तो 1.5 घंटा, और अगर घास काटते हो तो 1 घंटा लगता है। ठीक है ना? तो 1-1.5 घंटा आप दे देना इस चैप्टर को, एक बार के लिए पढ़ लेना। फिर क्या करोगे, वो जो शीट है उसमें 12-15 सवाल है वो, और कितने लोगों ने ये वाली एप्लीकेशन देखी है जेईई मेन, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खोलोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे, नहीं एनटीए नहीं, जेईई मेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग से नहीं दिया हुआ है, मेरे ख्याल में एसी के अंदर ही लिंक्ड होंगे। तो अगर अब तक आपने वो एप्लीकेशन में पुराने सवाल नहीं लगाने स्टार्ट किए तो कर लो। हाँ क्या हुआ? अरे कोई सी भी ऐप देख लो, मेरे को तो प्रीवियस ईयर से मतलब है। अगर आपके पास में किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर सवाल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रीवियस ईयर लगा लेना। अब इसमें वेव्स के सवाल हैं, अब वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए एनीवेज, प्रीवियस ईयर तो है ही ना आपके पास में, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल लगा लेना। इसके अंदर कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के हिसाब से ये शीट बनाई हुई है, सारे सवाल नहीं है, तो प्लीज प्रीवियस ईयर लगा लेना। कोई भी डाउट आए अलग से आके पूछ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट, करंट, एनर्जी वाली बातें, इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन, स्पेक्ट्रम, दैट्स इट। चलिए आज के लिए इतना ही।